हो गए फ्री? लास्ट क्या लिखवाया था? मेटा डेटा लिखवाया था, ठीक है। लिखो, स्टार्ट हो जाओ। तो कल लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था मेटा डेटा मैनेजमेंट। और मेटा डेटा मैनेजमेंट में हमने सीखा था मेटा डेटा क्या होता है ना। तो मेटा डेटा मीन्स एक ऐसा डेटा है जो डेटा के बारे में होता है। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, बट वो मेटा डेटा स्टोर कहाँ होगा? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटा डेटा को स्टोर करने की दो जगह होती है। या तो आप उसे डेटा डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हो, या उसे सिस्टम कैटलॉग में स्टोर कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा डिक्शनरी। तो लिखो डेटा डिक्शनरी में, लिखो यह मेटा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। यह मेटा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। यह मेटा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। आगे लिखो, यह एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। यह एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। चलो लिखो, इसको बताते हैं। लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी मैंने आपको बताया था, लिख लो। तो मेटा डेटा यानी इट स्टोर। अब ये क्या क्या स्टोर करेगा? मेटा डेटा तो स्टोर करेगा, बट मेटा डेटा का मतलब क्या क्या होता है? तो इट जस्ट लाइक द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट, एटसेट्रा। ठीक है, तो मेटा डेटा क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था मेटा डेटा डेटा के बारे में डेटा होता है। अब डेटा के बारे में डेटा का सिंपल सा मतलब क्या है? जैसे फिलहाल आपको एक जनरल डीबीएमएस बनाओगे, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले ये बोलोगे कि इस टेबल का नाम क्या है, ऐसे तो बोलोगे। अब आपने बोला कि इस टेबल का नाम आपके लिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है। तो टेबल का नाम हमारे लिए क्या कहलाता है? एंटिटी। पढ़ेंगे ना यह डायग्राम में बाद में। तो जो टेबल का नाम है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपकी एंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका क्या होगा? एंटिटी को स्टोर करना होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने टेबल बनाई है तो टेबल में क्या आएंगे? खूब सारे कॉलम्स यानी फील्ड। उन फील्ड को हम यहाँ क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। जैसे आप यहाँ इसका आईडी स्टोर कर रहे हो, आप नेम डाल रहे हो, एज डाल रहे हो। तो ये तीनों के तीनों जो आप स्टोर कर रहे हो ये क्या है? तो ये तीनों के तीनों जो होंगे ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। मेटा डेटा इज नॉट कंसर्न अबाउट द रियल डेटा। मेटा डेटा देखो, डेटा तो वो है जो रियल में है। अब सुनना, डेटा का मतलब आपके लिए क्या है? तो डेटा का मतलब आपके लिए है ये, लाइक दिस। ठीक है, ये जो आप यहाँ एंटर करवा रहे हो डेटा तो ये है ना। आपके लिए डेटा का मतलब तो ये है। बट ये डेटा डायरेक्ट तो आने वाला नहीं है। तो इस डेटा को स्टोर करवाने से पहले आपको और डेटा डेटा के बारे में कुछ बताना होगा। कि अब आप ये वन एंटर करवा रहे हो तो ये आईडी तो है, बट किस टाइप की है? तो आप बताओगे इंटीजर टाइप की है। अगर इंटीजर टाइप की है तो आप बताओगे उसका साइज क्या है, जैसा बताओगे ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। ठीक है, तो आपने टेबल का नाम क्या रखा? दैट्स कॉल्ड द एंटिटी। टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं? दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। रियल डेटा कभी मेटा डेटा में नहीं आता क्योंकि वो डीबीएमएस में आता है।
उसको तो आप डेटाबेस में डालो ना, फिर यहाँ नहीं डालना होता उसको। उसके अलावा रिलेशनशिप, अब एक ही टेबल तो है नहीं ना, मल्टीपल टेबल्स हमने बनाई होगी, तो कोई भी दो या दो से ज्यादा टेबल को रिलेट कैसे करोगे, लाइक विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। डीबीएमएस के अंदर स्पेशली आरडीबीएमएस में रिलेशनशिप किससे होती है, फॉरेन की से, पढ़ेंगे अपन जल्दी धीरे धीरे समझेंगे। तो जब आप दो या दो से ज्यादा टेबल को रिलेट कर रहे हो तो कैसे रिलेट करोगे, तो उसके लिए आपको फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो रिलेशनशिप है। और फिर और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट है, लाइक ये प्राइमरी की है तो रिपीट नहीं हो सकता, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो इन सब की कुंडली सब कहाँ है, ये सब कहाँ है, डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो ये सब मेटा डेटा है। तो शॉर्ट में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि ये मेटा डेटा है, और मेटा डेटा को हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, डेटा डिक्शनरी में, लॉजिकली, फिजिकली नहीं। डेटा डिक्शनरी एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लिख लो क्या क्या स्टोर करता है, और ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बना लो। हाँ, कल लगा दो, जितने बजे चाहो, जितने बजे चाहो, कल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, जितने बजे हो जितने घंटे चाहो लगा देना। लिख लिया। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेटा डिक्शनरी क्या है, तो इन शॉर्ट क्या कहोगे, जो मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। अभी इतना, बट कैसे करते हैं, तो वो लॉजिकली करता है, ध्यान रखना। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट बनाया हमने डीबीएमएस को पढ़ने के लिए। फिजिकल कॉन्सेप्ट आगे है, इसी के जस्ट आगे, जिसको सिस्टम कैटलॉग, जो पढ़ेंगे। लिख लिया होगा अब तो। ये एंटिटी टेबल का नाम, किसी भी टेबल का नाम जो होता है उसे एंटिटी कहते हैं, और उसकी जो भी फील्ड होती है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये लेटर हम ईआर डायग्राम में पढ़ेंगे, तो इसकी टेंशन ना लो। चलो अब तो आगे, यार बड़े धीरे लिखते हो रे तुम। चलो चलो, तो डेटा डिक्शनरी दो तरह का होता है, लिखो। ठीक है, तो जो भी आपकी डेटा डिक्शनरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी, एक्टिव या इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, और दूसरा आपके पास होता है पेसिव, जस्ट नॉन इंटीग्रेटेड बोल सकते हो। ठीक है, तो लिखो डेटा डिक्शनरी दो प्रकार की होती है। एक्टिव डेटा डिक्शनरी, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं, और पेसिव, जिसे हम नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। तो दोनों नाम लिख लो। अब वैसे तो दोनों का शॉर्ट सा मतलब वन लाइनर ही समझ लो, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। एक्टिव या इंटीग्रेटेड, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मतलब ये डेटाबेस के साथ आता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो साथ में है। तो इसका मतलब ये वो डिक्शनरी होगा जो आपके डीबीएमएस के साथ में इंटरनली अटैच होता है। जिसका फायदा क्या मिलेगा, जिसका फायदा ये मिलेगा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन आप करते हो, चेंजेस आप करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। एक्टिव मीन्स व्हाट, अब मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास में ये बच्चा एक्टिव है, इसका मतलब क्या, उसे टोकना बोलना नहीं पड़ता, कब लिखना है, कब पढ़ना है, कब डाउट पूछना, सब पता है।
और बाकी जो बच गए वो पैसिव है, उनको उठाना पड़ता है, भाई उठ जाओ, मैनुअली ना हर काम कर करके। तो एक्टिव चलो लिख लो, फिर भी मैं अलग से लिखवा देता हूँ। चलो सबसे पहले लिखो एक्टिव, एक्टिव डेटा डिक्शनरी। तो इसका दूसरा नाम मैंने साथ में लिखवाई दिया, इसको हम इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी कहते हैं, पहली चीज। ठीक है, इट इज, आप ऐसे लिख दो, इट इज एडेड विद डीबीएमएस। So if there is बट आप लिख लो पहले, तो ये लिख लो कि इसे इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी कहते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया। अगला लिखो, यह डेटाबेस के साथ में ऐड होती है, या यह डेटा या डीबीएमएस के साथ, डेटाबेस से डीबीएमएस या डीबीएमएस के साथ में होती है, यह डीबीएमएस के साथ में होती है, यह डीबीएमएस के साथ में होती है। इसलिए इसलिए अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं, चेंजेस लिख देना वैसे ज्यादा बेटर रहेगा ना, अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली तो वह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक्टिव मींस ऑटोमेटिकली, ऐसे याद रखना, ठीक है। और जितने भी आपके डीबीएमएस होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, एक्टिव को ही सपोर्ट करेंगे। आप ये तो खुद को भी समझ में आई है ना। तो ऑल डीबीएमएस सपोर्ट्स एक्टिव डेटा डिक्शनरी। तो लिख देना सारे डीबीएमएस एक्टिव डेटा डिक्शनरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो भले ओरेकल हो, माईएसक्यूएल हो, ब्ला ब्ला, जितने आप बोलना चाहो, ठीक है। तो सारे डीबीएमएस एक्टिव डेटा डिक्शनरी को सपोर्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये तो अंदर घुसा पड़ा है, क्या ही समझे, ये तो इंटरनल पार्ट है ना। आपने कोई भी टेबल में चेंजेस किया, आपके टेबल करने से वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली टेबल में स्टोर हो रहा है फिजिकली जाके। आप कोई चेंजेस कर रहे हो ना, तो आप बस चेंजेस करो, वो हो अपने आप ही जाएगा। जैसे एक सिंपल सा, जैसे दूसरा भी पैसिव समझ लो, खुद ही समझ आ जाएगा। अरे एक्टिव अभी समझ लिया, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पैसिव समझ लो, मेरे को एग्जांपल देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जांपल मैं पैसिव में दूंगा, वहां आपको चीजें समझ आएगी। जैसे चलो, अगर पैसिव मीन्स अब आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस करना पड़ रहा है, इट मीन्स व्हाट, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल बना रखी है, मान लीजिए आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी है, सुनना, अगर आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी है, उसमें अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हो तो क्या अपने आप हो जाएगा? अरे नहीं भाई, उसको खोलना पड़ेगा, खोल के फिर आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा, तो वहां आपका अपडेशन मैन्युअली हो गया, ठीक है। बट इसका रीजन, पेसिव डेटा डिक्शनरी का रीजन डेटाबेस को मेंटेन ना करके डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना होता है ना। इसीलिए यहां आ गया ना सारा कुछ। हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, डीबीएमएस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक्टिव ही है, और हमें तो चेंजेस ऑटोमेटिक ही चाहिए, वही हमारा मेन कंसर्न होता है। चलो आगे एक बार, ठीक है। और दूसरा लिखो इसमें, पेसिव। तो पेसिव को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम पेसिव को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड। अब नॉन इंटीग्रेटेड में अभी मैंने क्या बोला कि एक्टिव डेटा डिक्शनरी आपके डेटाबेस के साथ में आती है, तो पेसिव कहाँ होगी, अलग से होगी। अरे एक चीज साथ आ गया तो एक अलग आएगा ना फिर, तो ये सेपरेट होता है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का पार्ट नहीं है, ये अलग से लिखा जाता है। तो लिख दीजिएगा, इट इज सेपरेट फ्रॉम द डीबीएमएस, फ्रॉम द डीबीएमएस। पहले तो यही लाइन लिख लो, फिर आगे लिखवा देता हूँ, ये लिखो कि यह डीबीएमएस से अलग होती है, साथ नहीं होती है ना, यह डीबीएमएस से अलग होती है।
आगे लिख देना, ऑल द चेंजेस आर परफॉर्म्ड मैन्युअली। ठीक है, लिखो आगे। तो यह डेटाबेस से अलग होती है, और आगे लिख दीजिएगा सारे चेंजेस हमें मैन्युअली करने होते हैं। सारे चेंजेस हमें मैन्युअली करने होते हैं। सारे चेंजेस हमें मैन्युअली करने होते हैं, इसलिए चाहो तो लिख लो, इसलिए इसलिए इसका यूज इसलिए इसका यूज डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है। डीबीएमएस में एक फाइल वो होगी जो डीबीएमएस के अंदर होगी, एक वो भी तो होगी जो बाहर होगी। डीबीएमएस के बारे में भी तो किसी को बताओगे ना आप, है ना। तो डीबीएमएस के अंदर जो हो रहा है उसके लिए डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल है। हम तो कोई भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अलग से अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रखा है इन द फॉर्म ऑफ एनी फाइल, अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के तो अलग अलग फाइल है ना। आपने कोई टेक्स्ट फाइल बना रखी होगी, जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, आपने कोई वर्ड फाइल बना रखी होगी, कोई एक्सेल फाइल बना रखी होगी, ये सेपरेट फाइल्स होते हैं जिनका डीबीएमएस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यहाँ मतलब एक बार के लिए साइड को तो खैर साइड में कर दो, हम डीबीएमएस को जब बनाते हैं तो उस डीबीएमएस को आप यूज में कैसे लोगे, ये वो सपोर्टिव मैनुअल है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ में एक सपोर्टिव फाइल आती है ना, हाउ वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर, गाइडलाइंस, नीति, मतलब हिंदी में क्या बोलते हो सर, गाइडलाइंस को हिंदी में क्या बोलते हो, निर्देश, हाँ, स्पेशली दिशा निर्देश। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन। हाँ, डीबीएमएस जब नहीं था तो फाइल सिस्टम यही था, वो यही फाइल सिस्टम था। अब एक बार खत्म हो जाता है फिर वहीं आएंगे अपन लोग, एक बार उनको खत्म कर देते हैं। पहले क्लियर दोनों। तो अब आपसे फिर से मैं कह देता हूँ डीबीएमएस किस टाइप का होता है, तो आप कहोगे डीबीएमएस एक्टिव और पैसिव, मतलब डीबीएमएस मतलब डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी एक्टिव और पैसिव दोनों होती है, लेकिन वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। बट उसी डेटा डिक्शनरी को मुझे डेटा में कहीं ना कहीं अंदर जाके स्टोर भी तो करना होगा, जैसे फिजिकल स्टोरेज ना। अरे कोई भी डेटा इंटरनली जहां पे स्टोर होता है दैट्स योर स्टोरेज डिवाइस। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर स्टोरेज डिवाइस को पढ़ते हो या फिर सीओए के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ते हो तो वहां आप हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ते हो हार्ड डिस्क क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। लेकिन जब इसी को डीबीएमएस के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ा जाता है तो हम फाइल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इंडेक्सेस क्या होती है। हालांकि ये वाला चैप्टर आप लोगों के हैं नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बट यहाँ हम इंडेक्सिंग को डील करते हैं। इट्स इंटरनल पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ना, कि डेटा कैसे है, अगला कहाँ मिलेगा, कैसे ग्रुप्स किए हुए हैं, इंडेक्सिंग एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलो एक बार के लिए आगे, कोई डाउट। चलो अब इसी में अगला हेडिंग लगा के तीसरा लिख लो, सिस्टम कैटलॉग। नहीं, नहीं है, आप लोगों की इंडेक्सिंग नहीं है, आप लोगों के लिए ट्रांजेक्शन हल्का फुल्का वो भी नहीं होता, लेकिन वो जबरदस्ती पढ़ा देता हूँ। ट्रांजेक्शन तो मैं जबरदस्ती पढ़ा देता हूँ। नहीं, इंडेक्सिंग बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, बी प्लस ट्री, बी ट्री, मुझे वो सब पढ़ाना पड़ जाएगा जो आपके आउट ऑफ बाउंड है, ज्यादा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ डीबीएमएस में, बिलीव मी। जितना डीबीएमएस मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना डीबीएमएस इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई नहीं पढ़ाने वाला। पर उससे भी ज्यादा पढ़ने का मतलब वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जिनको सिलेबस से लेना देना है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, चले लिखे सिस्टम का, चलो। नहीं, बस सिलेबस पढ़ लो ना, फिर एक्स्ट्रा बताना क्या पढ़ना है, तुम जो चाहे पढ़ा देंगे, चलो। बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ। पेपर में पेपर में डीबीएमएस के 10 क्वेश्चन आएंगे, मान लो, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें 10 के 10 करने हैं, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो उतना बहुत है तुम्हारे लिए, बस ठीक है, फिर हो गया अपना काम, चलो। अब अगला आता है सिस्टम कैटलॉग। तो सिस्टम कैटलॉग नॉर्मली क्या होता है,
काफी सारी टेक्स्ट बुक्स में जस्ट लाइक दो स्टैंडर्ड बुक्स है, जस्ट लाइक द कोर्थ हो गया, कोर्थ इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक ऑफ द डीबीएमएस। ठीक है, काफी जगह डेटा डिक्शनरी और सिस्टम कैटलॉग को एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग यूज किया जाता है। बट सिस्टम कैटलॉग का जनरल मतलब होता है आपका फिजिकल स्टोरेज, मतलब जिस फाइल की हम इंटरनली बात कर रहे हैं मेटा डेटा को। इसीलिए मैंने आपको जब डेटा डिक्शनरी पढ़ा तो उसमें एक लाइन क्या लिखा है, ये लॉजिकल होता है, बट वही डेटा डेटा डिक्शनरी फिजिकल कहाँ होता है, तो वो सिस्टम कैटलॉग के अंदर होता है। तो अगर आप फिजिकली देखना चाह रहे हो कि वो कहाँ रीसाइड है, ये सब आपको समझ में आएगा जब मैं डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको सिस्टम कैटलॉग के बारे में जरूर बताऊंगा, इसलिए पहले जान लो। तो सिस्टम कैटलॉग है क्या, तो सुनना, इट इज सिस्टम जनरेटेड फाइल। पहले तो याद रखना ये आपके लिए नहीं होती, ये सिस्टम के लिए होती है। तो इट इज सिस्टम जनरेटेड फाइल विच स्टोर फिजिकली, विच स्टोर मेटा डेटा, ऐसे लिख दो, विच स्टोर मेटा डेटा physically and automatically updated। आप इसे ऐसे कह लिख सकते हो। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेटा डिक्शनरी एक्टिव और पैसिव दो टाइप का होता है, उसे सिस्टम भी बना सकता है और आप भी बना सकते हो, ये पढ़ा। मतलब वो ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है, लेकिन वो लॉजिकल होता है, वो सिर्फ लॉजिकल था, उसमें फिजिकल कुछ नहीं था। बट अगर हमने बोला कि नहीं, हमें उसी मेटा डेटा को फिजिकली कहीं ना कहीं डाल रखा है, उसके बारे में जानना है, तो फिर हम किसकी बातें करेंगे, सिस्टम कैटालॉग की। तो सिस्टम कैटालॉग लिखो, पहले मैं बता देता हूँ आपको, लिखो लिखो सिस्टम कैटालॉग, सिस्टम कैटालॉग, सिस्टम कैटालॉग सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है, सिस्टम कैटालॉग सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है, सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है, जो जो मेटा डेटा को, जो मेटा डेटा को फिजिकली स्टोर करते हैं, है ना, जो वो लॉजिकल था, ये फिजिकल है ना, जो मेटा डेटा को फिजिकली स्टोर करता है, मेटा डेटा को फिजिकली स्टोर करता है और ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, और ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। ठीक है, तो आज के अपने जितने भी मॉडर्न डीबीएमएस होते हैं, उस मॉडर्न डीबीएमएस में डेटा डिक्शनरी इज द पार्ट ऑफ सिस्टम कैटालॉग, डेटा डिक्शनरी इज द पार्ट ऑफ सिस्टम कैटालॉग, क्योंकि डेटा डिक्शनरी तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बट वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिजिकल तक ही तो पहुंचाएगा आपको। तो उस फिजिकल को बनाने के बाद आपको बताया कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, वो चीज यहाँ पे बताई गई। इसीलिए आप लिख दीजिएगा कि डेटा डिक्शनरी, मतलब आप अपने नॉलेज के, या फिर पूरा लाइन लिख दीजिएगा, इन मॉडर्न डीबीएमएस डेटा डिक्शनरी is part of सिस्टम कैटलॉग। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, लिखिए, मॉडर्न को मॉडर्न ही बोलूँ ना, आधुनिक बोलने की आवश्यकता तो नहीं है ना। हाँ लिखो, लिखो मॉडर्न डीबीएमएस में, मॉडर्न डीबीएमएस में डेटा डिक्शनरी, मॉडर्न डीबीएमएस में डेटा डिक्शनरी सिस्टम कैटलॉग का ही पार्ट होता है, ठीक है, या हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता ही चुका हूं कि अगर आप डेटा डिक्शनरी की बात करते हो, तो डेटा डिक्शनरी आपको सिर्फ लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताएगा, और सिस्टम कैटलॉग आपको फिजिकल के बारे में बताएगा। बस आप इतना पढ़ लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत।
तो इन जनरल काफी स्टैंडर्ड बुक्स में डेटा डिक्शनरी और सिस्टम कैटलॉग को एक ही माना जाता है, डोंट बी कंफ्यूज विद देम, है ना। एक सेपरेशन कहाँ हो रहा है वो आपके सामने। चले आगे लिख लिया, कोई डाउट? तो सबसे पहले मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, जिसको स्टोर करने के दो कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिकली और फिजिकली। लॉजिकली के लिए क्या काम आएगा? डेटा डिक्शनरी, जो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मीन्स जो अपने आप हो, पैसिव मीन्स जो खुद करना पड़े। और दूसरा आपका सिस्टम कैटलॉग, जो क्या होता है? जो फिजिकल होता है, जो आपके डेटा डिक्शनरी के लॉजिकल कॉन्सेप्ट को बताता है कि कहाँ आना है आपको एट द एंड। ठीक है, चलो। अब डीबीएमएस का पहला टॉपिक, जहां से डीबीएमएस स्टार्ट होना चाहिए था बट मैंने किया नहीं, फाइल मैनेजमेंट वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये अब मैं कंपेयर करवाऊंगा, तो अब ये बस टॉपिक फॉर्मेलिटी के लिए रह गया। इस टॉपिक को एक फॉर्मेलिटी के लिए ही मैं करवा रहा हूँ, वैसे तो इसमें जो भी है सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ उसी की वजह से, बिल्कुल ये उसी का पार्ट है। आपने कोई कमांड दिया, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलेगा, वो सारा इसी की वजह से होता है। हाँ, वो आप कुछ चीजें, इट जस्ट लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम ना, कि आपने जैसे ही अपने सिस्टम को ऑन किया तो कुछ सिस्टम की इसेंशियल फाइलें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि अगर आप उन्हें रोक दोगे तो ओवैसी नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी काफी सारी फाइलें ऐसी होती हैं जो आपके डेटा को सिक्योर करती हैं या कई तरह की प्रोटेक्शंस देती हैं, तो वो तो आएंगी ही आएंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये उन्हीं इन्हीं की वजह से होता है। ठीक, चलो। अब देखिए, फाइल मैनेजमेंट वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट इज मींस द ओल्डर सिस्टम वर्सेस द मॉडर्न सिस्टम। पहले आदिकाल में क्या हुआ करता था, जब 1970 से पहले, जब ईएफ कोड ने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था, तो डेटा फाइल का सिस्टम तो पहले भी था ना। अरे अगर हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए पहले तो फाइल सिस्टम था ना। अब उस फाइल सिस्टम का मतलब मेरे लिए मैनुअल फाइल नहीं है। अरे मैनुअल वाला काम तो चला करता था, रजिस्टर निकाल लिया जी, अटेंडेंस हाजिर, आप हाजिर हो या नहीं हो, प्रेजेंट एब्सेंट लगा दिया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। बहुत आ रहा है कंप्यूटराइज सिस्टम। पहले आपके दिमाग के अंदर जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम दोनों में ही हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअल कुछ नहीं है। मैनुअल एंट्री यहाँ मेरे कंपेरिजन का पार्ट ही नहीं है। जो चीजें कंप्यूटर में आएंगी तो कंपेयर हो पाएगी ना। तो फाइल मीन्स सिंपल फाइल, जस्ट लाइक योर टेक्स्ट फाइल, जस्ट लाइक योर वर्ड फाइल। आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर में आपने एक जैसी फाइलों को रख दिया। अब आपने एक वर्ड फाइल मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी का बना दिया, और एक वर्ड फाइल आपने किसी स्टूडेंट की डिटेल का बना दिया फॉर एग्जांपल, तो वो दोनों फाइलें अलग अलग कंसीडर है। बट उन दोनों फाइलों को जब आप रिलेट करना चाहोगे तो रिलेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। और अब उन फाइलों पे अब आपका पूर्ण अधिकार है। देखो होता क्या था, पहले कहानी सुन लो। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल जो है वो सिंपल फॉर्मेट्स में होती थी, जिनमें ना के बराबर सिक्योरिटी होती थी। अब आपके सामने कोई वर्ड फाइल पड़ा हुआ है, तो वो आप ही से डिलीट हो जाएगी, किसी और को आना ही नहीं पड़ेगा गलती से। तो आप कभी भी चाहो, आपका सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, पहली चीज तो, क्योंकि वहां पे आपके डेटा को कोई भी आके खोल रहा है, कोई भी चेक कर रहा है, कोई भी अपडेट मार के चला गया है। डेटा में चेंज करना भी डेटा को गलत करना होता है, या डेटा में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना भी गलत करना होता है। ये चीजें सीखेंगे हम ड्यूरिंग द नॉर्मलाइजेशन। तो फाइल सिस्टम में सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि आपकी सारी की सारी फाइलें अलग अलग होती थी। जैसे सिंपल सा, मैंने यहाँ पे आपको बोला कि मैं यहाँ पे अलग अलग फाइल से बना रहा हूँ, जैसे इट्स जनरल द टेक्स्ट फाइल, और कुछ नहीं है। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल की तरह है कि एक स्टूडेंट है, उसमें उसका कोर्स का डिटेल हमने यहाँ बना दिया फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का डिटेल मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया होगा, और टीचर का डिटेल हमने यहाँ बना दिया होगा। तो ये तीन हमने टेक्स्ट फाइल ले रखी, दीज आर द फाइल्स।
नॉर द डेटाबेस फाइल्स। ठीक है, तो ये तीन आपके लिए फाइल है और इनको आप अपने लिए अपनी सहूलियत के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये तीनों की तीनों वर्ड फाइल है। ठीक है, फाइल मींस एनी फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे आपने कोई डिटेल्स लिख रखा होगा, यहाँ पे आपने कोई डिटेल मेंशन कर रखा होगा, यहाँ पे आपने कोई डिटेल मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, अब इनके साथ क्या क्या दुविधाएं आ सकती है पहले आप बताओ। तो सबसे पहला चीज तो यही है, सिक्योरिटी नहीं है। अरे अब ये फाइल तो वर्ड फाइल है, कोई भी खोल के देख लेगा। तुम डीबीएमएस की फाइल खोल के दिखाओ मुझे, उस डीबीएमएस की फाइल को बिना उस सॉफ्टवेयर के आप ओपन ही नहीं कर पाओगे। अगर आप कभी डेटाबेस में, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी थोड़ा बहुत लिटिल बिट काम किया है, तो डीबीएमएस का फाइल कहाँ बनता है आपको पता? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप पासवर्ड लगाते हो तो उस पासवर्ड को भी सी ड्राइव में एक स्पेशल जगह स्टोर किया जाता है। मैं आपको वो लोकेशन बता सकता हूँ कहाँ पे वो फाइल आपका पासवर्ड स्टोर होता है, बट यू कांट रीड इट। आप जैसे उसे ओपन करोगे वो बेसिकली आई थिंक एईएस या ट्रिपल डीएस से इनकोडेड होता है। अगर आप सिक्योरिटी जानते हो तो, मैंने कुछ टेक्निकल टर्म यूज किया है। जैसे आप उसको खोलोगे वो चाइनीज डब्बे डब्बे दिखेंगे, ऐसे नहीं होता? कभी कभी हम वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल को खोलते हैं, आया तो सही लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा, इट मीन उसे इनकोड कर दिया गया है। आप उसे नहीं पढ़ पाओगे, उसको पढ़ने के लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वो सॉफ्टवेयर जब उस फाइल को लेगा तो बीच में खूब सारे ऑथेंटिकेशन लगाएगा और फिर जाके वो वैलिड फॉर्म में जा पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखते जाना, बस मैं आप ही से पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें रटने फटने वाला कुछ नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ सिक्योरिटी। बस एक बार आपके सामने एक एक पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूँ, नया कुछ नहीं है। तो फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी का है। वर्ड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई भी खोल सकता है। आप खोलोगे तो खुल जाएगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? तो सबसे पहला पंगा तो सिक्योरिटी का ही हो गया। दूसरा दूसरा और पंगा क्या है यहाँ पे? तो दूसरा पंगा ये है कि अगर मैं इस वाली फाइल को इसके साथ यूज करना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल? क्या आप दो वर्ड फाइल के अंदर एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल से कनेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, यू कांट शेयर द डेटा। फाइल सिस्टम के अंदर जो आपकी अलग अलग फाइल्स थे, उन अलग अलग फाइल्स के डेटा को आप शेयर नहीं कर पाओगे। तो शेयर नहीं करने की वजह से हमें तो नुकसान हो गया ना। तो फिर या तो क्या करें, तीनों को एक ही फाइल में डाल दें। तो तीनों को एक साथ डालना भी डेटा वर्स्ट हो गया, फिर ढूंढने में, सर्चिंग में टाइम लगने लग जाएगा। तो एक चीज अच्छा करोगे बदले में दूसरी चीज बुरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? नो डेटा शेयरिंग। कुछ पॉइंट्स है बस आपको समझ आने चाहिए। तो दूसरा आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई डेटा शेयरिंग नहीं होता, अलाउड ही नहीं है। चलो और बताओ। तो और सबसे बड़ा तूफान रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, अगर मान लीजिए कोई कोर्स यहाँ है और उस कोर्स में बच्चा भी इनरोल्ड है, तो इस बच्चे की इस फाइल में आपने उस कोर्स को अपडेट कर दिया, तो इट मींस इसमें भी करना पड़ेगा। अरे अगर कहीं स्टूडेंट का आपने टेबल बनाया होगा तो उसमें किसी ना किसी कोर्स का कोई तो डिटेल लिया होगा, बट वो डिटेल अगर आपने स्टूडेंट में अपडेट कर दिया तो क्या वो कोर्स में अपने आप हो जाएगा? नहीं भैया, यहाँ फंस गए हम लोग। तो यहाँ तो 100% आपकी रिडंडेंसी के आने के चांस है। आएंगे ही आएंगे, आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा रिपीट हो रहा है। जो यहाँ है वो यहाँ पे भी तो है। या इसी कोर्स के अंदर अगर एक ही कोर्स की डिटेल कई अलग अलग टीचर्स के थ्रू मेंशन है, तो एक बदल गया टीचर का नाम, तो फिर सबको बदलना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? डेटा रिडंडेंसी। ये टेक्निकल टर्म आपने क्या समझ लिया, तो अब ये सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा। तो फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी होती है, खूब सारा होगा डेटा रिडंडेंसी तो। और जिसकी वजह से फाइल कंसिस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। तो जिसकी वजह से आपके जो भी फाइल्स हैं वो किस मैनर में होंगी? वो इनकंसिस्टेंट मैनर में होंगी। ठीक है, और क्या होगा सोच के बताओ। क्या मैं इन फाइलों को एक्सेस करने के लिए किसी तरह का कोई क्वेरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे कोई डेटा सर्च करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा सर्च करना है, जैसे वर्ड में मुझे भी पता कंट्रोल एफ होता है, तुम जाके फाइंड एंड रिप्लेस कर लोगे, बट वो तो एक स्पेसिफिक के लिए है ना। अब मैं किसी वर्ड फाइल में ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि मुझे उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जो डीबीएमएस में इनरोल्ड है और जो जयपुर में रहता है, ढूंढ के दिखाओ। तो ये फंक्शनलिटी भैया आपको यहाँ तो नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपके पास में जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं फिक्स्ड क्वेरी। फिक्स्ड क्वेरी, जैसे कुछ क्वेरी ढूंढने का फैसिलिटी तो सॉफ्टवेयर देता है ना कंट्रोल एफ के अंदर। तो इसका मतलब जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, इस फाइल बेस्ड सिस्टम को बनाया होगा, उस इंसान ने कुछ ना कुछ क्वेरी का मैकेनिज्म आपको दिया होगा, कुछ ना कुछ। लेकिन वो क्वेरी फिक्स है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर वो क्वेरी आपको चेंज करनी पड़ी तो फिर तो सॉफ्टवेयर ही दोबारा बनवाना पड़ेगा।
मतलब जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसको एप्लीकेशन लिखो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो वो जाके उस सॉफ्टवेयर को नया बनाएगा और तब जाके वो क्वेरी आपकी जो नहीं हो पाई है वो हो पाएगी। तो ये और लोच है। तो ये आपके पास आ गया फिक्स्ड क्वेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और बोलो। हाँ, रिलायबिलिटी इज पार्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी आप चलो वर्ड यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी लेस है। हाँ, तो वो तो चलो हो जाएगा, इंटीग्रिटी आपको कम मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। और बताओ। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट नहीं है, वन टाइम एक ही यूजर यूज कर सकता है। क्या वर्ड फाइल को आप एक साथ 5-7 ला लो खोल, और मैं गूगल कोलैब की बात नहीं कर रहा, है ना। ये जमाने 1970s की बातें, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। ये उन तब की बातें हैं। अभी आज की बातें यहाँ मत लगाना कि नहीं सर हम आज के टाइम पे ना एक फाइल को 10 जन खोल सकते हैं। मुझे भी पता है, जाओ बहुत सारे शेयरिंग कॉन्सेप्ट है कोलेबोरेशन के वहाँ है, बट ये आज है, पहले तो नहीं था ना। तो यहाँ पे मल्टी यूजर इन्वायरमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो नो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। और बिल्कुल सही बात है, नो बैकअप, नो रिकवरी। बैकअप ना कह के आप लिख दो नो रिकवरी मैकेनिज्म। कोई रिकवरी मैकेनिज्म भी नहीं है ना। ऐसे करके खूब सारे पॉइंट्स है, बस कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना। और मैं चाह रहा हूँ आप में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन बने आप खुद ही बता दो। अरे इसमें कुल मिला के फाइल सिस्टम में कोई कुछ भी पूछे छोड़ के एक चीज को, और वो क्या है, ये सिंपल है। दूसरा, चलो और एक और खास बात है, ये सस्ता है। तीसरा एक और खास बात है, इसको यूज करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बस कोई भी वर्ड फाइल सीखने के लिए तुम्हें से कितने लोगों ने एमएस वर्ड को किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके सीखा और आपको 2-3 महीने का वक्त व्यतीत करना पड़ा? कुछ नहीं, आपने पहली बार देखा और टाइप करना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली RSCIT में भी क्या होता है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फॉरगेट इट, है ना। लेकिन कुल मिला के ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए कोई ना स्पेशल ट्रेनिंग की नीड है, सुन लो, ना कोई स्पेशल, मतलब देखा जाए तो इसके 3 ही फायदे हैं। सबसे पहले ये सिंपल है, आसान है, क्योंकि सबसे पहले अरे ऑल्ड इज गोल्ड। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब तक कुछ बनेगा नहीं आप कमियां कैसे निकालोगे? अरे घर में अगर आप मान लीजिए आप अकेले ही हो तो आप में कभी कोई कमियां नहीं निकलेंगी, फिर तो तुम ईद के चांद हो ना। पर जैसे 2 भाई हो गए फिर देखो कितनी कमियां निकलती हैं। कंपैरिजन वहां होता है जहां चीजें कंपेयर करने लायक हो। तो फाइल सिस्टम बना इसलिए ताकि उसकी कमियां निकाली जा सके। बट फायदे के नाम पे क्या क्या फायदा समझ में आया अभी मैं लिखवाऊंगा। पहले ये सिंपल है, सबसे पहली चीज लिगेसी है, सबसे पुराना है, ठीक है। चीप है, बहुत सस्ता है, और इसके लिए कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग की नीड नहीं है। उसके अलावा कुछ भी है सबके आगे नो लगा देना। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और इसमें तुम बस कोई भी शब्द बोलो मैं कहूंगा नहीं है। तुम कुछ भी बोलो, तुम कहोगे सिक्योरिटी, मैं कहूंगा नहीं है। आप कहोगे डेटा रिडंडेंसी, उल्टा बोलना पड़ता है, नहीं नहीं मतलब है। ठीक है। रिडंडेंसी तो आपको भी समझ में आता है, नेगेटिव वर्ड है, तो वहां हम कहेंगे है, वो भी भर भर के। कंसिस्टेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्वेरी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कुछ भी है तुम तो नो लगा देना, तो रटने की नीड ही नहीं है। तो थोड़ा इजी गोइंग बना दो कि ये 3 चीजें होती हैं, बाकी कुछ भी पूछे वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होंगी? तो DBMS में होंगी। तो इन सबको यहां से हटा के उसके आगे टिक लगा देना, तो एक ही साथ दोनों टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लो क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझाने को। ये सारा चीज मैं इन 2 क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये पहला मैं आपको लिखवा रहा हूँ फाइल सिस्टम के बारे में, है ना। इसके एडवांटेज मैं लिख दूंगा, ये सारी की सारी पहले मैंने डिसएडवांटेज लिख दी गलती से, जो इसके पास नहीं है। एडवांटेज मैं बाद में लिख दूंगा। तो ये सब आप लिखना नहीं होने के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें नहीं है, तो नहीं होने का मतलब ये क्या हुई इसकी डिसएडवांटेज, मतलब कमियां। कमी कहते हो ना डिसएडवांटेज को, फायदे और नुकसान। नहीं देखो, फाइल सिस्टम में बिल्कुल, अगर आप फाइल सिस्टम की बात करोगे तो विंडोज के कॉरेस्पॉन्डिंग फैट आ गया, एनटीएफएस आ गया। आज के टाइम पे एनटीएफएस है, बट उसमें और इनबिल्ट चीजें आ गई हैं, है ना। क्योंकि फिर उसमें डीबीएमएस में आप आओगे तो वहाँ फैट एनटीएफएस नहीं होता, वहाँ इंडेक्सिंग पे ऊपर काम हो जाता है। रेड आपके पास आ गया, रेड लेवल्स आ गया है जिसमें अलग अलग चीजें आपको मिलने लग जाएंगी, तो एक सेपरेट चैप्टर बन जाएगा फाइल का। बट वो फाइल ये फाइल नहीं है। हाँ, फाइल सिस्टम मिलेगा आपको सेपरेटली, बट आपका सिलेबस नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ मैंने डेटा रिडंडेंसी लिखा है, नहीं होती तो मैं क्या लिखता, मिनिमम या मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। यहाँ लिखा है मतलब भर भर के।
इनको लिख लो, कहीं पे कोई डाउट हो, ये सारे टर्म्स मैंने इसीलिए पहले समझाए हैं आपको, है ना। किसी में फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, आराम से आप पूछ सकते हो, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यू हैव टू राइट इट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, तो वो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि अब आपका आईक्यू जनरेट हो चुका है, आपका दिमाग चलने लग गया है, और आप अब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के त्वरित गति से आंसर दे सकते हो। और अगर आप अभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो सब्जेक्ट अभी आपने या तो ढंग से पढ़ा नहीं है या प्रैक्टिस नहीं की हो। एज फास्ट एज पॉसिबल, देखा और आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ते से टिक होता है ऐसे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तभी तो हो गया ना, एज फास्ट एज पॉसिबल। अब इतना टिपिकल हिंदी इंग्लिश किसको आते हैं। लिख लिए सारे, कोई डाउट किसी भी टर्म को लेके? चलें आगे। हाँ, इसके फायदे लिख देता हूँ, अभी मैं ही लिखवा देता हूँ। चले आगे। ओके, चलो अब इसके एडवांटेज आप और लिख लीजिएगा। तो इसके एडवांटेज में पहले यही है, पहला चीज सिंपल स्ट्रक्चर है, और दूसरा चीज है थोड़ा सा सस्ता है, तीसरा चीज नो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, किसी टाइप की कोई स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। और ठीक है, और आप कहो तो ये आपके पास में आपका लिगेसी सिस्टम है, मतलब पुराना सिस्टम है, ये होगा तो नया होगा ना, ठीक है। जब तक कोई पुराना नहीं होता तब तक कुछ नया नहीं आता ना, सीधा ही डीबीएमएस थोड़ी बना। तो बस ये इसके फायदे हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक है। दूसरा चीज बिल्कुल ये सस्ता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, है ना। तीसरा, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की नीड नहीं है, कोई भी एरा गैरा नथु वगैरह जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्टार्ट करना आता है इसको यूज ले सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। और ये लिगेसी है, पुराना सिस्टम है, ये ओल्ड सिस्टम है जो जरूरी था, क्योंकि ये सिस्टम था तभी आगे की चीजें बनी थी। लेगेसी अगर आपको समझ आए तो ठीक है, बाकी आप लेगेसी का सिनोनिमस लिख सकते हो अपने लिए, ओल्ड। पुराना लिख दो, ठीक है। क्या होती है लिगेसी टर्म, हम मेनली अपने लिए ह्यूमन लाइफ में यूज करते हैं राजा महाराजाओं के लिए। अब जयपुर का जो राजघराना, उनको पता है उनकी 10 पीढ़ियों 15 पीढ़ियों पहले भी क्या हुआ था, तो मेरे को ढंग से तुम्हारी 5वीं पीढ़ी के बारे में पूछ लेगा तो नहीं पता, कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं जो तुम याद रखो, है ना। ओके, चलूं आगे। चल, ठीक है। यही अगर आप अब डेटाबेस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर करते हो, तो चलो। अब डेटाबेस, डीबीएमएस यानी डेटाबेस सिस्टम, अब डेटाबेस सिस्टम में जो जो वहां की कमियां थी वो यहाँ के फायदे बन जाएंगे, और फिर इसके कुछ नई कमियां आ जाएंगी जो उसके फायदे थे, उल्टा ही तो होता है। तो सबसे पहले चलो इसके एडवांटेज ले लेते हैं।
तो इसमें तो जितने एडवांटेज लिखो उतने ही कम है, सब मिलेगा आपको। जैसे इसकी वजह से एडवांटेज लिखनी है तुम्हें। नहीं वो एग्जैक्टली मैं इसकी एडवांटेज को पहले समझा के उसकी डिसएडवांटेज बनाया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं मैं लिखवा देता हूँ, जिसको उल्टा लिखना हो लिख लेना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला चीज हम रिवर्स ऑर्डर में ही चलते हैं। तो पहला अपन क्या बोलेंगे, मिनिमल रिडंडेंसी, है ना। आप मिनिमम यूज कर सकते हो, है ना। मिनिमल और मिनिमल सिमिलर वर्ड, है ना। यहाँ हम टेक्निकली मिनिमल कहते हैं, आप इसे मिनिमम, मैं ये मत सोचो मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, नहीं मैं बता रहा हूँ मिनिमम अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, बट टेक्निकली इसको बोलते हैं मिनिमल। कि रिडंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हटा तो सकते हैं नहीं, वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। तो रिडंडेंसी आपका मिनिमल होना चाहिए। दूसरा चीज कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो पहले आपको समझ में आ गया वही लिख देते हैं। तीसरा आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। चौथा आपका सिक्योरिटी यहाँ पे मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको सिक्योरिटी भर भर के मिलेगा। डेटा शेयरिंग यहाँ भर भर के डेटा शेयर होता है, जिसके साथ चाहो जितनी देर चाहो जैसे चाहो कर सकते हो, डेटा शेयरिंग इज अलाउड, ठीक है। उसके अलावा मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, ठीक है, मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। बैकअप रिकवरी का कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बैकअप ले सकते हो, रिकवरी लगा सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, बट ये लिख लो, दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है। तो रिडंडेंसी कम से कम होना चाहिए, आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो आप समझ चुके हो, है ना। इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। सिक्योरिटी अलग से भी हमें चाहिए, सिक्योरिटी रिलेटेड टू द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इस सिक्योरिटी का मतलब है कौन परमिशंस, लाइक अब डीबीएमएस में तुम्हारे परमिशन भी होती है कि कौन पढ़ सकता है, कौन अपडेट कर सकता है, कौन इंसर्ट कर सकता है, इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। तो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज मिलेगी, ठीक है। फिर आपका डेटा शेयर यहाँ पे है, आप डेटा को शेयर कर सकते हो। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। रिकवरी और बैकअप आ गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल आ गया, ठीक है। क्या करो, हाँ स्केलेबल भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यू कैन यूज दिस स्केलेबिलिटी, बट डीबीएमएस में स्केलेबिलिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू द मॉडर्न सिस्टम। एक लिमिट तक स्केलेबिलिटी मिलेगा आपको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये इतना हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है, जरूरी चीजें मैंने लिखवा दी। फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, स्केलेबिलिटी भी होगा, ऐसा तो आप बहुत अलग अलग चीजें भी ऐड कर सकते हो। हाँ वो यही कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ स्केलेबिलिटी कम है, नो एसक्यूएल वाले सिस्टम में स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है। कंसिस्टेंट आप लास्ट क्लास में थे, कल की क्लास में, हाँ? तो कंसिस्टेंट आपको पढ़ाया था मैंने। कंसिस्टेंस का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि कहीं पे भी अगर आपने डेटा को अपडेट किया है, अगर आपने एक जगह डेटा को अपडेट किया है तो आपको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक जगह अपडेट किया और बाकी जगह अपडेट नहीं किया तो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी जस्ट लाइक द एक्यूरेसी आप कह सकते हो, किसकी वजह से मेंटेन होता है, रिडंडेंसी की वजह से होता है। ये तीनों टर्म आपको लास्ट क्लास में पहले पढ़ाई थी, है ना? और हाँ आपकी क्वेरी सबसे मेन चीज, वो तो सबसे बढ़िया है ना, आप इसको कैसे भूलेंगे आप लोग। तो यहाँ क्वेरी मैनेजमेंट अलग से पूरी कहानी लेके आए, है ना। वहां पे आपकी क्वेरी फिक्स थी, यहाँ पे आप क्वेरी खुद यूज कर सकते हो, खुद अपनी क्वेरी बना के जैसा चाहो वैसा डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर क्वेरी मैनेजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से किसी भी पॉइंट को रटना नहीं है, बस पढ़ना और भूल जाना है। पढ़ लेना है, समझ लेना है, भूल जाना है, जब ऑप्शन आएंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद इन पे काम करेगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी तुम रटते थोड़ी हो चीजों को, सब समझदार बच्चे हो तुम लोग। चलो क्या करो, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ट्रांजेक्शन मतलब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को आप एक साथ पढ़ सकते हो। चले आगे लिख लिया इतना।
क्लियर सारा? चलो अब इसकी कमियां। तो सबसे पहले तो यही है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द फाइल सिस्टम। कंपेयर इजी नहीं था इसके स्ट्रक्चर। जब बहुत सारी फाइलों को आप आपस में रिलेट करोगे ना तो जंजाल बन जाएगा, और वो जंजाल ही तो परेशान कर रहा था, तभी तो नो एसक्यूएल आया होगा। अगर इसी का स्ट्रक्चर इतना इजी होता तो हम फिर एसक्यूएल से नो एसक्यूएल पे क्यों आते? तो इसका स्ट्रक्चर ही बेकार है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर सिंपल था, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब खूब सारी फाइलों को जब आप रिलेट करने बैठोगे ना तो उस वक्त आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है, अंटिल नहीं दिखने वाला। दूसरा, कोस्ट। अब इसको बनाया होगा तो इसको खरीदना पड़ेगा, इधर सम पेड फ्रीवेयर सब अलग अलग चीजें। अब ओरेकल जैसे सॉफ्टवेयर को अब आप अपने लिए ले रहे हो तो उन्होंने एक डमी सॉफ्टवेयर वर्जन निकाल रखा है इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप कॉमर्शियल लोगे तो देखो कितना महंगा है, बिक जाएंगे घर बार, इतना महंगा आता है वो। अगर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए लेते हो, छोटे मोटे तो वो लाखों में आता है, छोटे मोटे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अफोर्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये कॉस्टली होता है। क्या करो, ओपन सोर्स सारे नहीं होते ना। आप ओपन सोर्स जो आपको फ्री में देगा वहां सिक्योरिटी के लेके लोचा होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मिलियंस बिलियंस के प्रोजेक्ट्स बना रहा है वो रिस्क लेगा ओपन सोर्स को यूज लेके, लगता है आपको? उन्हें सिक्योरिटी चाहिए तो ओपन सोर्स हम हमारे लिए यूज करते हैं, पर हम कितना काम में लेते हैं डीबीएमएस, सीखने के लिए भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, तीसरा। हाँ, लोन पे क्यों ले रहे हो, गुर्दा गुर्दा बेच देना, किडनी विडनी बेच देना, तुम खरीद तो सकते हो उसको, छोड़ो। तीसरा, आपके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग की नीड है। अब ये फाइल सिस्टम की तरह नहीं है कि कोई भी यूज कर पाएगा। यहाँ पे अगर डीबीएमएस को आपको यूज करना है तो आपको उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो जिसको वो ट्रेनिंग है, जिसको चलाना आता है वही तो चलाना आएगा, नहीं तो कोई यूज ही नहीं ले सकता, है ना? तो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर यूज। तो यूज करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये तीन हाईलाइटेड है, इनका तो ध्यान रख लो, और तो 72 बन जाएंगे लेकिन आपके काम के नहीं है। आपको सिर्फ फिलहाल फायदे और नुकसान देखने हैं डीबीएमएस के, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइल सिस्टम। तो जब आप फाइल को डेटाबेस के साथ अगर कंपेयर करोगे तो वहां क्या फायदा नुकसान है, उनकी बातें करना। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो फाइल सिस्टम और डेटाबेस के बीच के कंपैरिजन को थोड़ा आपको आइडिया इसलिए होना चाहिए, कई बार एक आध क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज का बन जाता है। तो जब बने तो अब निपट ले रहे हैं उस क्वेश्चन से। ठीक है, चले आगे, लिख लिए तो? चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा जो आगे का पार्ट है, या फिर चलो एक काम करते हैं, पहले यूजर्स पढ़ लेते हैं, लिखो, हेडर लगा के लिखो। लिखो यूजर्स ऑफ डीबीएमएस। तो जो भी डीबीएमएस को यूज करता है वो यूजर कैसे कैसे होते हैं? तो मेनली हम कहते हैं देयर आर, ठीक है, डीबीएमएस को जो भी यूज करेगा वो यूजर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले वो आता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, जो सारी शक्तियों के साथ आता है, दैट्स कॉल्ड डीबी, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ठीक है। तो डेटाबेस डीबीए को वो सारे के सारे अधिकार होते हैं जो एक डेटाबेस से रिलेटेड होने चाहिए, तो इसके पास सारे राइट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में थोड़े से राइट्स अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरा, आपके पास में डेटाबेस डिजाइनर आएगा, ठीक है, जिसका काम सिर्फ डेटाबेस को सिर्फ डिजाइन करने से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा आपके पास एप्लीकेशन डेवलपर आएगा, और फिर
ठीक है। उसके बाद में आपके पास में इंडिविजुअल यूजर आएगा, वो क्या आएगा वो अपन देखेंगे अभी। बस ये 4 तरह के यूजर है, बाकी आप चाहो तो ठीक है, वैसे मत करो, डेटा एनालिसिस और उनकी इतनी नीड नहीं है, इनको कर लो। सिंगल यूजर और इंडिविजुअल यूजर जो आपको मतलब मिनिमम पावर, अब इसका और भी कोई नाम हो सकता है, इनके भी नाम है फिर अलग अलग जो हम पढ़ेंगे। अब इनकी कोई हिंदी नहीं है, बकवास मत करो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर, एप्लीकेशन डेवलपर, और ये इंडिविजुअल यूजर में 4 लोग हैं। पहला नैव यूजर आता है, दूसरा कैजुअल यूजर आता है, तीसरा सोफिस्टिकेटेड यूजर आता है, चौथा स्टैंड अलोन यूजर आता है। ठीक है। हाँ, इनका मतलब मैं आपको समझा दूंगा, उस मतलब का मतलब हिंदी नहीं होता, आपको इन सबको समझना है, वो आ जाएगा समझ में। पहला नैव यूजर है, क्या कर रहे हो? हाँ, वो मीनिंग ही तो पढ़ेंगे क्या होता है। NAIVE, आप न्यू यूजर कह दो अब, ठीक है, बट न्यू यहाँ थोड़ा सा सेट नहीं होता। देखो नेव का मतलब समझते हो, नेव एक टेक्निकल टर्म है, नोविस यूजर टाइप का टर्म आपने पहली बार नहीं सुना। नोविस मींस बिगिनर, जिसको कुछ नहीं आता जाता और फिर भी वो यूज कर रहे हैं। जब तुम लोगों को मान लो सी कुछ नहीं आती, बस तुम्हें सी का सॉफ्टवेयर खोलना और बंद करना आता है, तो तुम कौन से यूजर कहलाओगे? नेविस यूजर, नेव यूजर कहलाओगे। मतलब खोलना और बंद करने का मतलब कोड इधर उधर कॉपी पेस्ट करके चिपका रहे हो तुम, बट तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा हो क्या रहे। फिर धीरे 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 तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लग जाएगी, तो धीरे धीरे तुम एक्सपर्ट बनते जाओगे फिर, है ना? ऐसे इनको समझते हैं क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूँ इनका हिंदी में क्या मतलब है या बाकी जगह क्या मतलब है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ डीबीएमएस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये यूजर यहाँ काय को है और क्यों क्या कर रहे हैं, वो मैं भी समझाऊंगा ना आपको। चलूं मैं एक एक को लेके। स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन यूजर का मतलब अकेला यूजर नहीं होता। स्टैंड अलोन यूजर का मतलब एक ऐसा यूजर है जो डीबीएमएस को सिर्फ अपने ही सिस्टम में काम में ले रहे हैं। जैसे कि आप सिंपल सा एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हो, मैं उस तरह के यूजर्स की बात कर रहा हूँ। चले आगे वन बाय वन। तो इसमें और तुम्हें कुछ पता हो या ना हो मुझे नहीं, लेकिन ये पहला बस तुम्हें पता होना चाहिए बस। और ये मैंने कहा ना डीबीए क्या है, तो डीबीए सर्वशक्तिमान इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसके पास डेटाबेस को एक्सेस करने का, यूज करने का पूर्ण अधिकार है। वो डेटाबेस के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे सारी परमिशंस होती हैं, है ना? और धीरे धीरे वो परमिशन कम होती जाती है, ये यूजर का लेवल ऐसा है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला लिखे डीबीए। डीबीए का तो बाकायदा कोर्स होता है, एग्जैक्टली जैसे मैं आपको एसक्यूएल सिखा सकता हूँ, और उसके उसको सीखने के लिए तो एक वीक भी बहुत है। बट एसक्यूएल सीखने का मतलब ये नहीं आपको डीबीए बन गया, फिर उसमें इंटरनल चीजें भी तो सीखनी होती हैं। आप सिर्फ क्वेरी को लिखना, क्वेरी को समझना ही डेटाबेस को समझना नहीं होता। क्वेरी आने का मतलब आप डेटाबेस को यूज करने लायक हो गए हो, बट इंटरनल चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। तो डीबीए के कोर्स, ओरेकल के अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, पूरा साल लग जाता है डीबीए के कोर्स, पूरे डीबीए परफेक्ट बनने में, है ना? ऐसे ही थोड़ी डीबीए बनता है। तो डीबीए मीन्स व्हाट हमारे लिए क्या है? ए डेटाबेस यूजर which have
all the permissions, a database user which have all the permissions are related to DBMS called a DBA. अभी शॉर्ट में तो ऐसा लिखो 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 एक ऐसा डेटाबेस यूजर जिसके पास एक ऐसा डेटाबेस यूजर जिसके पास डेटाबेस की सारी परमिशंस होती हैं, जिसके पास डेटाबेस की सारी परमिशंस होती हैं, उसे हम डीबीए कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास ना सारी परमिशंस है, लाइक इट इंक्लूड्स कुछ, आपको आइडिया दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि ये आपके डेटाबेस को डिजाइन कर सकता है, ये एक काम है, और ये काम डेटाबेस डिजाइनर अलग से करता है। तो डेटाबेस को डिजाइन कर सकता है। दूसरा चीज, आपके पास में यूजर्स की जो परमिशंस है ना, उनको सेट कर सकता है। जो भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके पास में इंटरनल स्ट्रक्चर को ये चेंज कर सकता है। इसके पास इतनी परमिशंस होती हैं बस, लिख लो। ठीक है, और क्वेरी तो बहुत छोटा सा पार्ट है इसके लिए। ऐसा लगता है, तो लिख लो, इसमें लिखो, लिखो डेटाबेस, हाँ लिख लिया, लिखो डीबीए के पास, डीबीए के पास निम्न कार्य होते हैं। कुछ तो करेगा वो। डीबीए के पास निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऐसे निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, डेटाबेस को डिजाइन कर सकता है। तो कर सकता वस्ता क्या, लिख लो अभी है, क्यों हिंदी करवा रहे हो इनकी। अब इस पे पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है हिंदी में, तो काम नहीं चलेगा ऐसे। तो डेटाबेस को डिजाइन कर सकता है, यूजर्स की परमिशन सेट कर सकता है, कौन यूजर कौन से वाले फाइल को रीड कर सकता है, तो यूजर के परमिशंस हैं। और यहाँ पे मोड्स भी डिसाइन कर सकता है, वो जो डेटाबेस के मोड है ना, वो भी सारे यहाँ होते हैं, है ना। इसके लिए हम अलग से क्वेरी होती हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। कभी एसक्यूएल पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो परमिशंस आ गया, डेटाबेस के सारे मोड्स यहाँ आ गए। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको देखने का भी इसे पूरा पूर्ण अधिकार है। मतलब ये इंटरनल स्कीमा को भी बदल सकता है, ये एकमात्र ऐसा इंसान है जो इंटरनल स्कीमा के साथ काम कर सकता है, बाकी इंटरनल स्कीमा और किसी के पास नहीं होता। और फिर ये क्वेरी को मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकता है। और बहुत तरह के हैं, अगर अभी क्या इतना नॉलेज है नहीं आपके पास। चौथा पॉइंट आपके पास है क्वेरी मैनेज एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो कुल मिला के बस आपको अभी शॉर्ट में ऐसा ही याद रखना है कि डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी तरह के कार्य हैं, जितने भी तरह के अधिकार हैं, उन सारे के सारे कार्यों को डीबीए अकेला कर सकता है। और डीबीए मींस नॉट ए पर्सन, अगेन डीबीए कोई एक अकेला इंसान नहीं होता, इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल्सो। हो सकता है ये अकेला हो, बट नॉट ऑलवेज बी, ये अकेला भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक ही इंसान को सारी की सारी चीजें पता हो या राइट्स हो, तो ग्रुप भी हो सकता है। तो डीबीएमएस यूजर, मैं को ये कहीं चिपका दूं, चलो यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो डीबीए अकेला, डीबीए एक अकेला इंसान या इंसानों का समूह हो सकता है। तो बैटरी लिख लो, डीबीए एक अकेला इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है।
लास्ट की इसी की ना, तो डीबीए एक अकेला पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा अगला जो पार्ट रहेगा वो यही है, इसको अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अपना पूरा गोल डीबीएमएस में ज्यादातर जो रहेगा वो इस एक टॉपिक पे ही रहेगा, इसी को अपन डिटेल से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्योंकि तुम्हें डीबीए में डीबीए वाला काम तो मैं नहीं सिखा सकता, बट डिजाइनर वाला काम तो सिखा ही सकता हूँ। डेटाबेस डिजाइनर को जितना नॉलेज होता है उतना नॉलेज तो तुम्हें इस डीबीएमएस को पढ़ने के बाद हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अंदर जाने का काम कुछ चैप्टर्स अभी अधूरे हैं, उनके बगैर नहीं होगा। और इवन वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उन सब चीजों को सिखाया जाता है। जैसे ओरेकल पढ़ोगे तो ओरेकल के पूरे मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। दूसरा लिखो डेटाबेस डिजाइनर। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है मैं लिख तो देता हूँ, सिखा दूंगा अभी, ये अलग से एक चैप्टर है पूरा, तो पूरा लिख दो। डेटाबेस डिजाइनर is responsible for designing the schema। तो लिखो इसमें, लिखो डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस के लिए, डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस के लिए स्कीमा बनाने का काम करता है ना। ये स्कीमा अलग से टॉपिक है पूरा, यहीं से मैं चीजें अगले चैप्टर की स्टार्ट करूंगा। एक पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन का, ये अभी इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे डेटाबेस का स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें सारी चीजें आएंगी। डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करता है। हाँ हाँ, स्कीमा को डिजाइन का, अभी स्कीमा क्या है एक बार के लिए स्किप मार दो, क्योंकि ये लगभग आधा घंटा में इसी को समझाऊंगा, है ना। तो वो अलग से देख लेंगे, बस अभी तो ही समझ लो इसके बारे में, तो और क्या समझना है। ठीक है, यूजर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो। तीसरा आपके पास आता है एप्लीकेशन डेवलपर। तो ये एप्लीकेशन डेवलपर कौन होगा? ये वही है जो आपके बैकएंड के लॉजिक लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एपीआई और जो भी वो लिखना चाह रहे हैं, है ना। तो आप एप्लीकेशन डेवलपर का मतलब कोई इंसान जो एप्लीकेशन बना रहा होगा आपका, तो उसका बैकएंड डीबीएमएस का रोल कहाँ होता है? बैकएंड में होता है। तो आपके बैकएंड से रिलेटेड जो भी लॉजिक्स लिखे जाने वाले हैं, जो भी लॉजिक लिखे जाने वाले हैं वो तो बैकएंड की लैंग्वेज में लिखे जाने होंगे ना। आप जावा में लिख रहे हो, आप डॉट नेट में लिख रहे हो, पीएचपी में लिख रहे हो, पाइथन जेंगो में लिख रहे हो, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लॉजिक्स अलग अलग होंगे। तो वो जिस भी आप बैकएंड पे काम कर रहे हो वो उस लैंग्वेज में डेटाबेस के लॉजिक लिखेगा, ताकि डेटाबेस के साथ आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट कर सको। तो उसे उतना तो डेटाबेस आना चाहिए ना, क्वेरी वाला डेटाबेस, नहीं तो उस लॉजिक के अंदर वो लगा ही नहीं सकता सारा का सारा, है ना। तो एप्लीकेशन डेवलपर का सिंपल सा काम क्या होता है, तो लिख लो, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट बैक हैंड कोड। आप ये लिख दीजिएगा, बैक हैंड कोड फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। तो इसको इतनी परमिशन तो मिलनी चाहिए ना कि ये डेटाबेस के कनेक्शन को ओपन कर सके। ये अगर आप लाइक जेडीबीसी या इन चीजों को अगर थोड़ा बहुत गलती से पढ़ के आए हो, तो आप ये चीजें पता है कि किसी भी डेटाबेस को हम एक्सेस तब करते हैं जब हमें उसका परमिशन हो। अब हमने क्वेरी तो फायर कर दिया, अगले वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो इसे इतने राइट्स तो मिलने चाहिए। तो लिखो इसमें, लिखो एप्लीकेशन डेवलपर, हाँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट बैक एंड लॉजिक, हाँ सही तो लिखो डेटा एप्लीकेशन डेवलपर बैक हैंड के, बैक एंड के लॉजिक्स को लिखता है,
बैक एंड के लॉजिक्स को लिखता है ताकि डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके। एप्लीकेशन डेवलपर बैक एंड के कोड को लिखता है ताकि डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, चौथा लिखो। अब जो फोर्थ में जो अलग अलग तरह के यूजर्स हैं उसमें वन बाय वन एक एक देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नए यूजर। क्या हो गया? देरी हो गई? आप तो यही सोच के पढ़ो कि जब पेपर था तब पेपर है, अगर देरी हो जाती है तो आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, इसमें गलत क्या? देखो, अब देखो नेव यूजर का मतलब क्या होता है, सुन लो। अरे मैं तो कौन सा भाग भाग के पढ़ा रहा हूँ, और कितना धीरे स्पीड करोगे? अब क्या चाहते हो, मैं मोदी जी की तरह एक एक शब्द को चुन चुन के बोलूं? हाँ, लिखो। लिखो, नेव यूजर में लिख लो, ये इस यूजर के पास डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं होता। तो इसमें लिख लो, इस यूजर के पास डेटाबेस का कोई ज्ञान नहीं होते। इस डेटाबेस के पास, सॉरी, इस यूजर के पास डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि जैसे कि डेटा एंट्री वाले ऑपरेटर्स होते हैं, डेटा एंट्री वाला ऑपरेटर आएगा, या फिर जो क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो इस कैटेगरी के काउंट होते हैं, क्योंकि उनको डेटाबेस से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको बैठा दिया और बोल दिया तू तो कीबोर्ड पकड़ और टाइप किए जा, तो बस अपने डेटा की एंट्री मार रहा है वो। उसको पता ही नहीं है वो डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो उसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, पर डेटा को एंटर करने का नॉलेज है। इसलिए उसको नेव यूजर कहा जाता है। तो इसमें कौन काउंट होगा? तो इसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, क्लरिकल क्लर्क टाइप पे कोई है तो वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, जस्ट लाइक। ठीक है, तो किसी भी इंसान को अगर हम बोल रहे हैं कि डेटाबेस काम में लेना है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब हमने उसके लिए एक यूआई तैयार कर रखा होगा ना, जस्ट लाइक द फॉर्म फीडिंग, है ना। हमने एक यूआई बना के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया उस भाई को, बोला तू तो बस एंटर किया जा, डेटाबेस में अपने आप ही चला जाएगा, है ना। उसको मतलब ही नहीं होता कैसे जा रहा है, ना ही वो इच्छुक होता है जानने का। जैसे इसमें इच्छाएं जागृत होती जाएंगी, उस इंसान की कैटेगरी बढ़ती जाएगी। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, आपका क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो सारे हो गए, है ना। चलो आगे। दूसरा कौन था? कैजुअल यूजर, है ना। तो कैजुअल यूजर वो यूजर होगा जिसे डेटाबेस का कम नॉलेज होगा, थोड़ा ज्ञान होगा। ठीक है, थोड़ा ज्ञान होगा, और बाकी काम जो होगा वो किसी ना किसी टूल के थ्रू वो इंसर्ट करवा देगा। तो आप इसे ऐसा कह सकते हो, इट हैव लिटिल नॉलेज। लिख दो, क्या लिखो, कुछ तो लिखूंगा। ठीक है, तो लिखो, देखो इस यूजर को डेटाबेस का बहुत कम ज्ञान होता है, मतलब इस यूजर को डेटाबेस का बहुत कम नॉलेज होता है।
इस यूजर को डेटाबेस का बहुत ही कम नॉलेज होता है। बहुत ही कम नॉलेज होता है और यह डेटाबेस को ओकेजनली यूज करता है। कैजुअल है ना, तो कैजुअल वर्ड का मतलब होता है कभी कभार, ऐसी इच्छा जाग गई सालों में कभी कभार यूज करने की, तो थोड़ा सा नॉलेज लेके बैठा है। ठीक है, निटिल इसके पास डेटाबेस का बहुत ही कम नॉलेज होता है और यह डेटाबेस को कभी कभार यूज लेते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे ऐसा यूजर कहाँ से ढूंढे यार, होता होगा कोई ना कोई टूल्स के थ्रू अगर आप यूज लेते हो तो ये टेस्टर वाला तो खैर यहाँ नहीं ले सकते, सम टाइम में भी इंक्लूडेड है। कौन यूजर बनाए ऐसा, तो देखते हैं, चलो कोई तो मिल ही जाएगा, अभी तो लिखो। सबके कैटेगरी जरूरी नहीं है मिले, देखते हैं कुछ मिला तो काम का दे देंगे, नहीं तो समझ तो आ ही गया। तुम बन जाना, तुम बन जाना, तुम्हें थोड़ा बहुत एसक्यूएल आ गया, मान लो तुम्हें थोड़ा बहुत एसक्यूएल आ गया तो तुम भी बन सकते हो कैजुअल यूजर, तो क्योंकि तुम जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते तब तक पढ़ोगे, उसके बाद तो तुम कभी नहीं पढ़ने वाले, तो तुम अपना ही नाम लिख देना कैजुअल में। क्योंकि देखो हर कैटेगरी का इंसान जरूरी नहीं है बन पाए, पर आपको समझ आ गया होता क्या है वो जरूरी है। तीसरा लिखिए कौन सा था, सोफिस्टिकेटेड यूजर। ठीक है, तो ये वो यूजर होगा जिसे डेटाबेस का नॉलेज होगा, इसे इतना नॉलेज है कि ये प्रॉपर डेटाबेस को यूज कर पाएगा। ठीक है, तो लिखो, लिखो इस यूजर को डेटाबेस का इस यूजर को डेटाबेस का प्रॉपर नॉलेज होता है। और यहाँ पे आप कौन सा यूजर लोगे, बेसिकली अलग डेटा एनालिसिस टाइप का बंदा आप काम में ले सकते हो, तो डेटा के साथ एनालिसिस कर रहा है ना। अब जो डेटा को एनालिसिस करेगा वो कैसे एनालिसिस करेगा, ग्राफ्स बनाएगा, इमेजेस बनाएगा, प्लॉटिंग करेगा, तो तभी करेगा जब वो डेटाबेस का पूरा उसे नॉलेज हो, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस यूजर के पास में डेटाबेस का प्रॉपर नॉलेज होता है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो डेटा एनालिसिस्ट। डेटा एनालिस्ट, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे बनते जाओगे। अब डेटा एनालिसिस्ट वाली कैटेगरी में आ गया तो यहाँ आप ही हो वो इससे पहले वाले कैजुअल वाले। हाँ जिस हाँ वो छोटा मोटा आपको एसक्यूएल आ गया, दैट्स ऑल। अब आपको ही पता डेटा एनालिसिस वाला जो भी काम करेगा उसे डेटाबेस का पूरा नॉलेज होगा, अकेले एसक्यूएल से काम नहीं होगा, बट एसक्यूएल के अलावा और डेटाबेसेस का भी नॉलेज होना चाहिए इसे। ठीक है, इसीलिए हाँ इसीलिए हमने यहाँ सोफिस्टिकेटेड यूजर को यूज किया है। और चौथा यही टिंगा सा यही डाल दो। तो स्टैंड अलोन यूजर वो यूजर होगा जो डेटाबेस को अपने ही सिस्टम में यूज लेगा। लोकल जो डेटाबेस यूजर होता है ना वो यहाँ काउंट होता है। ठीक है, तो यूज डेटाबेस इन लोकल सिस्टम ओनली, तो नॉलेज तो है ही लेकिन लोकल सिस्टम में यूज करेगा, तो इसमें लिख लो स्टैंड अलोन में, लिखो यह यूजर डेटाबेस को यह यूजर डेटाबेस को लोकल सिस्टम में ही यूज करते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब तो यही होता है ना, पढ़ा होगा। स्टैंड अलोन का मतलब एक ही पीसी में चले, यह डेटाबेस को एक ही सिस्टम में यूज लेता है या लोकल सिस्टम में यूज लेते हैं। सोफिस्टिकेटेड वाला होगा वो तो आप डेटा शेयरिंग करके मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करके लाई भी जा सकता है ना। ठीक है, तो एग्जांपल में लिख सकते हो कोई भी, अगर लाइक डेटाबेस को लोकल में जो भी यूज कर रहा है वो सब इसमें आ जाएंगे, तो इसके और कोई एग्जांपल तो बनेंगे नहीं।
ठीक है, तो इसमें बस प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए था डीबीए का, बाकी तो चलो एक बार यूजर्स होते हैं तो आपको मैंने आइडिया दे दिया। अब सेकंड, अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट्स रिलेटेड विद आर्किटेक्चर, है ना। अब हमें डेटाबेस का आर्किटेक्चर अच्छे से समझना है, उसमें काफी सारी चीजें चलेंगी। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसमें वन बाय वन करके पहला जो टेक्निकल टर्म है उसको हम देखते हैं। लिखो, यही छोड़ा था तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये पूरा एक रिलेटेड टर्म बनेगा, स्कीमा क्या है, कितने टाइप्स का होता है, धीरे धीरे हम इसके अंदर घुसेंगे। फिर आपका 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर डेटाबेस का मॉडल क्या है वो आएगा, फिर डेटाबेस का आर्किटेक्चर आएगा, और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 क्लास होगा। ठीक है, लंबा हो गया तो 2-3 में निपटा दूंगा। बट अगर यही क्लास इसी ड्यूरेशन का चला तो लगभग 3 से 4 क्लास, है ना। चलो चलो, है ना। फिर तो ले लोगे ना मॉर्निंग में तो। चलो ठीक, चलो डन डन, आगे चलो। अब देखो हम बात करते हैं स्कीमा को। अब स्कीमा को सुन लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बिना स्कीमा को समझे, अरे क्या ही कहेंगे। लिखो चलो, तो सबसे पहले स्कीमा का डेफिनेशन क्या है देख लो। तो लिखो, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। तो लिखो, लिखो डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को। अबे समझाऊंगा क्या होता है डेफिनेशन, तो मैं क्या डेफिनेशन के साथ ही समझना होता है क्या? धीरे धीरे चलो, एग्जांपल तक तो जाओ। तो डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। कि जब तक स्कीमा ही नहीं बनेगा, स्कीमा का जनरल मतलब होता है कि यूजर जब भी डेटा एंटर कर रहा है, इट मींस डेटाबेस बन चुका होगा। जब तक डेटाबेस बनेगा ही नहीं, उससे रिलेटेड आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे? तो हमें डेटाबेस का पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे वो स्ट्रक्चर बन जाएगा देन वी कैन यूज इट। तो हम यूज नहीं ले रहे हैं, यूज करने से पहले की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए पहली चीज तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। और ये क्या यूज होता है, किस लिए यूज होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, इट इज यूज फॉर डेटाबेस प्लानिंग, ऐसा कर दो। तो लिख लो, यह डेटाबेस की प्लानिंग में यूज होता है। यह डेटाबेस की प्लानिंग में यूज होता है। अब यहाँ प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब इट इज जस्ट लाइक द कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। जैसे अगर हमें कोई भी घर बनाना होता है, तो जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे पहला गोल हमारा क्या है? उसका ब्लूप्रिंट रेडी करना, उसका नक्शा बनाना, मैप बनाना। एक बार जब मैप बन जाता है तो ढांचा आपका उसी जैसा होगा, ये तो तय है। तो बिल्डिंग में अगर आपने एक बार आपके बिल्डिंग की नींव रख दी, तो कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल अपनी बिल्डिंग की नींव बदल रहे होते हैं? नहीं, बहुत रेयरली पॉसिबल है। होगा, चलो किसी के साथ कोई बहुत बड़ा कोई सिचुएशन, कोई हादसा हो गया तो एक अलग बात है। बट बाकी मैं आपको ये कह रहा हूँ, इससे प्लानिंग और डेटाबेस की प्लानिंग का मतलब हमें यहाँ किस चीज से है? हमें इस चीज से है कि हम जो भी अभी बना रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होगा या रेयरली चेंज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेटाबेस स्कीमा इज आइदर नॉट चेंज और रेयरली चेंज्ड। स्कीमा या तो चेंज होता ही नहीं है या बहुत ही कम चेंज होता है। अब स्कीमा को नहीं बदल सकते, ये प्लानिंग है। अब प्लानिंग का मतलब इट इज जस्ट ए प्लानिंग, और यू कैन कॉल इट द ब्लूप्रिंट। आप इसे अपने शब्दों में कह सकते हो कि ये डेटाबेस के प्लानिंग या ब्लूप्रिंट से रिलेटेड होता है। और इट इज आइदर नो चेंज और रेयरली या मिनिमम चेंज, आप ये लिख लो। अब आपको दिखाऊंगा ये तो कैसा क्या है, अभी तो एक बार बस इस शब्द पे देखो। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। दूसरा चीज, यह डेटाबेस की प्लानिंग या ब्लूप्रिंट के लिए
या डेटाबेस की प्लानिंग या ब्लूप्रिंट के लिए काम में लिया जाता है। ये डेटाबेस की प्लानिंग या ब्लूप्रिंट के लिए काम में लिया जाता है। तीसरा, इसमें या तो चेंजेस होता ही नहीं है या बहुत कम चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें या तो चेंजेस होता ही नहीं है या बहुत कम चेंजेस होता है। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे कॉरेस्ट, देखो स्कीमा इज यूज रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस। लाइक आप आरडीबीएमएस में पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप्स की स्कीमा है, आप डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो अलग टाइप की स्कीमा है, नो एसक्यूएल पे जाओगे तो अलग टाइप की स्कीमा है। तो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग टाइप्स की स्कीमाज होते हैं, है ना। मैं एक बार उसका एक आपको आइडिया तो दे देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, इतना लिख लिया एक बार के लिए। ठीक है, अगर आप इसके टाइप्स की बातें करते हो, एक बार सिर्फ टाइप्स, फिर इस पे मैं आऊंगा और डिटेल से। तो आप स्कीमा का जो टाइप बनाना चाह रहे हो वो डिपेंड ऑन द डेटाबेस होता है। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हो, जो हमारा तो बस इसी से लेना देना है, अरे हमारा तो जीना मरना है ही इसके साथ, इसके अलावा तो हम किसी की बात ही नहीं करते। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी आपके स्कीमा होते हैं वो तीन तरह के स्कीमा होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, दूसरा आपका होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और तीसरा आपके पास होता है इंटरनल स्कीमा। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, लाइक एक्सटर्नल को व्यू लेवल भी कहा, व्यू स्कीमा भी कहा जाता है, कॉन्सेप्चुअल को समटाइम्स कॉल्ड द लॉजिकल स्कीमा आल्सो। बट एक बात, एक एक नाम तो लिख लो, मैं अंदर पढ़ा दूंगा। तो हमें बस इन तीन स्कीमा से मतलब है, इन्हीं को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, और इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसे हम एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं उस पर। उसके अलावा जैसे अगर आप और स्ट्रक्चर्स पे आते हो, मैं इन पे ना पढ़ाना है ना मुझे बताना है, बस शब्द कुछ आपके देखे देखे लगने चाहिए। अगर आप डेटा वेयर हाउस बना रहे हो तो डेटा वेयर हाउस के अंदर अपनी अलग अलग स्कीमास होती है। ठीक है, जस्ट लाइक वन इज कॉल्ड द ट्री स्कीमा, सेकंड इज कॉल्ड स्नोफ्लैक स्कीमा, थ्री थर्ड इज कॉल्ड गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, ट्री स्कीमा और समटाइम्स कॉल्ड द रिंग, इस रिंग टाइप का शेप होता है इसका, ट्री ना कह के आप इसे रिंग ही कह दो, या टेक्निकल टर्म स्टार कह दो इसको, ज्यादा बेटर। टेक्निकल टर्म से स्टार फॉर दिस। तो स्टार स्कीमा आ गया, स्नोफ्लैक स्कीमा आ गया, और गैलेक्सी स्कीमा आ गया। और नो एसक्यूएल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप जाते हो तो वहां तो, अब नो एसक्यूएल से रिलेटेड लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए अलग से स्कीमा बनता है, उसे आप डॉक्यूमेंट स्कीमा कह सकते हो। अगर आप जेसन फाइल ले रहे हो तो उसके लिए आप जेसन स्कीमा बना सकते हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटाबेस। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट से लेना देना है, इसकी तो पूरी आत्मा निकाल दूंगा मैं आपके हाथ में, भंगड़ा करवा देना इसको से, है ना। बाकी इट्स नॉट योर सिलेबस रिलेवेंट, बट कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो टेक्निकल टर्म्स के नाते मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ नहीं आती है, बट डॉक्यूमेंट स्कीमा में और भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, है ना। बाकी इंडिविजुअल जेसन ही डालना है तो उसका अपना स्कीमा आ गया बस, और एक्सएमएल है तो उसका एक्सएमएल स्कीमा बन जाएगा, ऐसे बना दो खूब सारे। क्या कोई स्पेशल न्यूज आ गई क्या? तो अच्छी न्यूज है बुरी न्यूज है? लेट होने का वाला ये तो नहीं ना 10-12 साल बाद हो रहा है? और ऐसा है तो बुरा है, और 2-4 महीने लेट हुआ है अगले साल है तो अच्छा है।
आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नहीं, एक आपको एक अच्छी बात है बताऊं, जब आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो नीयत ज्यादा खराब होती है। तो अरे गलत फहमी है तुम्हारी। जी, ज्यादा टाइम मिला है तो इसका फायदा उठाने वाले लोग कम होते हैं। ये है रियल बात। अब तुम्हें जैसे ही पता चला तुम्हारा एग्जाम अगले साल जून में होना है, तो तुम सरेंडर डाल दोगे। जिस काम में पहले तो उसी काम में वापस चले जाओगे। बोला अभी इतना जल्दी पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला होगा वो तब तक सिलेबस को 4-5 बार रिवाइज करके सारे एमसीक्यूज पढ़ पढ़ा के बैठा रहा होगा। चलो आगे। लिख लिया, पूरी कुंडली बना ली। तुम ना फालतू बहकाओ में या भावनाओं में मत आओ। तुम्हारे लिए वही एग्जाम डेट है जो पहले थी, और पढ़ लो। चलो लिख लिया। चलो, तो अब यहां से वापस इधर, ये जो एक्शन, अरे सुन लो। अच्छा पढ़ा दूं मैं? नहीं पढ़ाना, फिर बंद कर दूं, डिमेंस खत्म कर दूं? पढ़ना वढ़ना है नहीं, देखो। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को जो स्कीमा, अब यहाँ पे स्कीमा से रिलेटेड 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं। वन इज स्कीमा, सेकंड इज सब स्कीमा, एंड थर्ड इज इंस्टेंस ऑफ स्कीमा। ये तीनों टेक्निकल टर्म्स है जो आपको ढंग से सीखना है। तो एक बार मैं वन बाय वन इसके अंदर घुसता हूँ और इन स्कीमास के बारे में बताता हूँ। देखो, तो अभी एक बार के लिए मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं अलग से सब स्कीमा में समझाऊंगा। ठीक है, एक बार कुंडली और लिस्ट एक साथ बनानी जरूरी है। लेकिन यहाँ स्कीमा से रिलेटेड मैं आपको 3 टेक्निकल टर्म पढ़ाऊंगा। वन इज स्कीमा, सेकंड इज सब स्कीमा, एंड थर्ड इज इंस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम स्कीमा पढ़ रहे हैं, तो स्कीमा के अंदर टेक्निकली ये दोनों काउंट होते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्कीमा में तो आ गया, बट फिर सब स्कीमा में क्या बोलोगे, तो ये सब स्कीमा का ही पार्ट है। क्यों है वो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, है ना? वो देखो, चले लिख लिया तो चलो अब इसमें वन बाय वन इन्हीं स्कीमा के अंदर आते हैं और इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल, और ये वाला कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल यू कैन कॉल इट। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा फोकस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे ना होके हमारा फोकस है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे। ठीक है, किस पे है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मीनिंग जैसे मैंने आपको बोला, स्कीमा क्या बताता है? ऑल ओवर डिजाइन बताता है, ऐसा बताता है। तो ऑल ओवर डिजाइन का मतलब, अब आप अपने दिमाग में ऐसे लेके आओगे कि एक टेबल हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप टेबल बनाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? उसका नाम क्या होगा? ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बिना नाम तो तुम्हारा ही नाम बेकार है ना? तो सबसे पहले हम बोलेंगे नेम क्या है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे एक स्टूडेंट का एक टेबल बनाना है, तो ये आ गया सबसे पहला थॉट, नाम का। जैसे अब आपके पास रिलेशन का या डेटाबेस का नाम आया, अगला क्या आएगा? उसपे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, होगा ना? तो अब आप जैसे इसके एट्रीब्यूट के बारे में सोचोगे कि स्टूडेंट है तो उसका आईडी होगा, ठीक है, उसका नेम होगा, उसका मान लीजिए एड्रेस होगा, उसका मान लीजिए मोबाइल नंबर होगा, उसको कोई कोर्स में इनरोल्ड होगा, और भी 72 तरह की चीजें इससे रिलेटेड हो सकती। भर देना जब आवश्यकता हो। ठीक है, तो मैंने डॉट डॉट लगा के इसीलिए छोड़े, कुछ रह गया तो आप भर लेना। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बताएगा? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आपके डेटाबेस के नाम, आपके एंटिटीज, आपके हल्का फुल्का आपकी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यहाँ दिखेगी नहीं लेकिन होती है। तो नॉर्मली अब आपको बस ये जब भी इतना लिख के छोड़ दिया जाए तो आप समझ जाना है कौन सा वाला स्कीम है, कॉन्सेप्चुअल स्कीम है। ये एग्जांपल पहले लिखा है, मैंने समझा देता हूँ। तो इट डिफाइन लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा। ठीक है, विच इंक्लूड, which includes like name of the table,
नेम ऑफ रिलेशन, नेम लिख लो, नेम attributes relations constraint, ये सब यही है। ठीक है, तो लिखो लिखो ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डीबीएमएस के डेटाबेस के, डीबीएमएस ना लिख के डेटाबेस लिखना। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जिसमें हम निम्नलिखित को शामिल करते हैं। जिसमें हम निम्नलिखित को शामिल करते हैं, निम्नलिखित को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लाइक नाम क्या होगा, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका नाम क्या होगा, उन एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या होगा, कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपने लगाए। ठीक है, तो ये चीज फाइनल हो गई है। मतलब ये मैंने क्या बोला आपको, ज्यादातर जो भी स्कीमा होता है वो वन टाइम होता है। टेबल का नाम सोचा, जो जो एट्रीब्यूट्स आने हैं वो सोच लिया, अब आपको क्या करना है, अब उसमें वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू को डालने के बाद वैल्यू को डिलीट करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, वो तुम्हें जितनी बार चाहे उतनी बार कर लो। लेकिन एक बार जब आपने टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दिया, क्या वो बदलेगा? बदलेगा रेयरली। किसी स्टूडेंट के बारे में देखो क्या होता है, नॉर्मली जब हम स्कीमा बनाते हैं तो पूरा सोच विचार करके पूरी बुद्धि लगा के बनाते हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट रह ना जाए, कोई भी कंस्ट्रेंट रह ना जाए, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, कुछ रह गया हो तो उसके प्रावधान है हमारे पास में, एसक्यूएल के अंदर भी है, ये सारी चीजें हम एसक्यूएल में बनाएंगे। दिस इज व्हाट स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मींस व्हाट, क्रिएट टेबल, दिस इज डीडीएल कमांड। अरे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग तो अगर डीबीएमएस एसक्यूएल भी देखोगे तो प्रैक्टिकल पे क्या है कि ये अगर आप बना रहे हो, इसका मतलब आप क्या डिफाइन कर रहे हो, तो यूज DDL कमांड्स। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी अगर आपको आइडिया है तो मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। डीडीएल मीन समझते हो ना? बिल्कुल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अलग अलग तरह के एसक्यूएल में कमांड्स होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, वो सब पढ़ेंगे जब अपन एसक्यूएल पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा फोकस है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं, क्रिएट टेबल। जब आप क्रिएट टेबल करते हो तो आप क्या बताओगे, टेबल का नाम, अब जो जो एट्रीब्यूट्स होने वाले उनके डेटा टाइप, उनके साथ लगने वाले सारे कंस्टेंट। अरे प्राइमरी की क्या वही तो बताओगे, फॉरेन की क्या वही तो बताओगे, बाद में भूल गए और बाद में बताना ठीक है, उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन वो भी डीडीएल में ही है। तब चीजें आप क्रिएट कर सकते हो तो चीजें अपडेट भी तो कर सकते हो, अल्टर भी तो कर सकते हो, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू अपने दिमाग में डालना है, तो अभी डाल लो कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात अभी कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू आरडीबीएमएस प्रैक्टिकल थॉट में वो क्या है, डीडीएल कमांड को लगाना है। क्या आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही वो लैंग्वेज अप्लाई करोगे आपका टेबल बन जाएगा, बन गया, उसके बाद डीएमएल कमांड का यूज कर करके इन सेटअप डिलीट करते रहो, सिंपल लाइक दिस। ठीक है, तो लिख लो। चले आगे, चलो। ठीक है, तो जैसे हिंदी में वैसे तो लिख लिया होगा कि एसक्यूएल में डीडीएल कमांड्स की मदद से हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बना सकते हैं। चलो पूरा लिख देता हूँ।
ठीक है, एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा था, तो चाहो तो तुम अगर लिख चुके हो तो ठीक है, नहीं लिखा तो लास्ट में लिख लो। तो अभी तो हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि एसक्यूएल तो बहुत बाद आएगी, उससे पहले तो तुम्हें सारा डेटाबेस समझ आ जाएगा। एसक्यूएल ऐसी समझ थोड़ी आती, उससे पहले आपको डेटाबेस में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और जब वो सारा सीख लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो हमारे लिए फिलहाल जरूरी क्या है, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, स्कीमा, दैट्स ऑल। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल कभी बाद में करेंगे, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल होगा उसका मोटो पहले से ही पता है कि होने वाला यही है। ठीक है, तो अब समझ में आया ये ब्लूप्रिंट या प्लानिंग है। टेबल बन रही है, खाली तो टेबल है, कुछ आया थोड़ी है उसमें, कुछ आएगा तो उसका फिजिकल चीज बनने लग जाएगा, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने स्कीमा में आपको ओवरऑल बोला था, ये जो बोला था, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल के लिए भी है, लेकिन आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। चलो आगे, दूसरा इसमें और लिख लो। इंटरनल या इसी का दूसरा नाम फिजिकल स्कीमा भी कह सकते हो। हाँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, डेटाबेस डिजाइन है ना। अगर आप यहाँ पे अगर बात करते हो तो कौन ये काम करेगा, तो डेटाबेस जो डिजाइन करेगा वो यही तो करेगा, मैंने यही तो लाइन लिखवाई थी कि डेटाबेस डिजाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द स्कीमा, तो वो यही तो कर रहे हैं वो, तो इसके लिए डेटाबेस डिजाइनर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो गॉडफादर बैठा है वो तो सब कुछ कर सकता है, इसको तो कौन रोकेगा, तो डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का तो सारा ही काम है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर इंडिविजुअल सिर्फ स्कीमा को लेके ही काम करवाना है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज पर्सन होता है, दैट्स कॉल्ड द डेटाबेस डिजाइनर। ठीक है, चलो। तो कुछ भी जैसे रजिस्टर वजिस्टर में कुछ लिख रहे हो, एक टॉपिक खत्म हो गया, जब कोई अगला टॉपिक हो तो एक आध लाइन छोड़ दिया करो। क्या मैं तो लिख देता हूँ, कभी कभार आप लोग परेशान होते हो, जगह नहीं दिखती, कहाँ लिखते हो फिर, है नहीं, एक लाइन तो छोड़ ही सकते हो। इससे आता तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि बाद में लिखवाना फिर। अब इंटरनल या फिजिकल स्कीमा का मतलब, अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का, कि जिस भी फाइल को जब आप इंटरनली स्टोर करोगे, अंदर कहाँ पे, फिजिकल स्टोरेज के अंदर, तो वहां पे आप उसे कैसे देख पाओगे या कैसे मैनेज करोगे, वो सारा का सारा इस स्कीमा के अंदर आता है। तो आप लिख दीजिएगा, इन दिस स्कीमा वी कैन डिफाइन internal structure of database। ठीक है, विच इंक्लूड, ठीक है, तो यहां हम क्या बोलेंगे, लिखो पहले एक बार के लिए, लिखो इस स्कीमा में हम डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस स्कीमा में हम डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिसमें जिसमें निम्नलिखित इंक्लूड है। अब उसमें क्या क्या आएगा, अब इंटरनल फाइल्स की अगर आप बातें करोगे तो आप पहली चीज क्या डिफाइन करोगे, इस स्कीमा में हम डेटाबेस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं। इस स्कीमा में हम डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या करोगे, अब सबसे पहले इंटरनल आ रहे हो तो अब आपका सबसे पहले पाला किससे पड़ेगा, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस से। अब अंदर जा रहा है ना, तो अंदर जा रहा है तो अब यहीं से आप डिसाइड करोगे किस टाइप के डिवाइस में आपका डेटा आने वाला है। आप रेड लेबल्स यूज कर रहे हो या फिर आप डेटाबेस में कहीं इंटरनली कोई हार्ड डिस्क की के लोकेशंस की आप बातें कर रहे हो, वो सब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आपका क्या आएगा, आपका फिजिकल स्टोरेज। इसलिए क्या होता है, डीबीएमएस के अंदर भी एक पूरा चैप्टर होता है इसका, बट वो
डीबीएमएस में इसलिए कम पढ़ाया जाता है क्योंकि बाकी सब्जेक्टों में तो आप लोगों की मुलाकात हो चुकी होती है इससे, इसलिए यहाँ नहीं आना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फिजिकल स्टोरेज क्या है, सबसे पहली चीज। अब फिजिकल स्टोरेज के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इंडेक्सेस। मतलब एग्जैक्टली यहाँ डीबीएमएस के इंटरनल फाइल्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो होती है इंडेक्सिंग। बिना इंडेक्सिंग के आप कुछ नहीं कर सकते डीबीएमएस के अंदर। इंडेक्सिंग मींस व्हाट, आपने डेटा कहाँ रख रखा है उसको रेफर करना। रेफर इज जस्ट लाइक अलमीरा, कि आपको पता है यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इंडेक्सेस आप यही बनाते हो सारे के सारे कंप्लीटली, ठीक है। उससे रिलेटेड और अगर आपको कोई भी चेंज लाइक ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वर्क करना है तो वो सारे के सारे यहीं पे होंगे। अरे आपका डेटा स्लो निकल के आ रहा है, आपका डेटा धीरे आ रहा है, आपका डेटा का स्पीड नहीं है। तो डेटा का स्पीड क्यों नहीं है, इसका कारण एसक्यूएल के पास होता है बहुत कम, बहुत कम। लेकिन बाकी का जवाब तो आपको फिजिकल स्टोरेज के पास ही होगा। या तो आपने लोकेशन गलत यूज कर रखी होगी, फाइल का स्ट्रक्चर आपने गलत ले रखा होगा। ऑप्टिमाइजेशन आ गया, फाइल का आपका स्ट्रक्चर अंदर की साइड में जो भी आपकी फाइल है ना, उसमें उसको आप किस स्ट्रक्चर में लगाना चाह रहे हो, वो हायरार्किकल है, क्लस्टर्ड है, बी ट्री है, बी प्लस ट्री है। ये मतलब अभी मैं बकवास तो कर रहा हूँ, मैं ध्यान मत दो, आप भी लिख लो फाइल स्ट्रक्चर। जिनके समझ आ रहा है वो सुन लो, ठीक है। लोकेशंस, अब फाइल स्ट्रक्चर आ गया तो कई बार हमें लोकेशंस को बदलना होता है, तो आप इन फाइल्स की लोकेशंस को भी इधर उधर बदल सकते हो। अरे कई बार आपका डेटा सी ड्राइव में लिखा पड़ा हुआ है, कई बार हमें उसे इंटरनली चेंज करना पड़ता है, पर हम उसे इस तरह से चेंज करें कि ऊपर वाले को पता ना चले। अरे इंटरनल स्कीमा में कोई भी चेंजेस होता है, ये दैट्स कॉल्ड द थ्री टायर आर्किटेक्चर जो पढ़ेंगे हम। इंटरनल स्कीमा में अगर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करते हैं तो ऊपर वाले को पता नहीं चलना चाहिए, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप एब्स्ट्रैक्शन कहते हो, छुपाना। तो यहाँ पे भी हम काम छुपा छुपा के करेंगे, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या है, ठीक है। ठीक है, इंटरनल स्कीमा को लेके को अब ये दिखाने का मतलब इंडेक्सेस को दिखाना, मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि ये है आपका स्टोरेज फाइल, ये रहा देखो, ये आपका कोई फिजिकल डिवाइस होगा, यहाँ आपने इंडेक्सिंग बना रखी है, ये है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अगर आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाके कोई भी काम करते हो तो दैट्स रिलेटेड विद इंटरनल स्कीमा, ठीक है। इतना कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं, डायग्राम बना दिया ना।